नमस्कार। आज हम विज्ञान की दुनिया में उतर रहे हैं, कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवालों के साथ। बिल्कुल। हमारे पास रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर मल्टीपल चॉइस सवाल हैं, एक क्विज जैसा। हाँ, तो आज का तरीका यही है, क्विज वाला अंदाज। हम सवाल लेंगे, जवाब देखेंगे और सबसे जरूरी ये समझेंगे कि वो जवाब सही क्यों है। सही कहा। मकसद सिर्फ जवाब रटना नहीं, बल्कि उसके पीछे का विज्ञान समझना है, चीजों को खोल कर देखना है। क्योंकि ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारे आसपास हर चीज में है। तो चलिए इन सवालों के जरिए केमिस्ट्री की दुनिया की परतें खोलते हैं। हाँ, हम शुरू करेंगे पदार्थों से। शुद्ध क्या है, मिश्रण क्या है, विलयन क्या है। फिर भौतिक और रासायनिक बदलाव देखेंगे और आखिर में तत्व और यौगिक। और ये सब आपस में जुड़े हैं, है ना? बिल्कुल। एक को समझने से दूसरा आसान हो जाता है। ये सब एक ताने बाने की तरह है। बढ़िया। तो पहले सवाल के लिए तैयार? पहला राउंड है शुद्ध पदार्थ, मिश्रण और विलयन पर। तो सवाल नंबर 1, वैज्ञानिक नजरिए से एक शुद्ध पदार्थ क्या होता है? क्या वो जिसमें मिलावट ना हो, या जो एक जैसा दिखे, या फिर ऐसा पदार्थ जिसके सारे कण केमिकल तौर पर बिल्कुल एक जैसे हों? हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। सही जवाब है सी, मतलब ऐसा पदार्थ जिसके सभी कण रासायनिक रूप से एक जैसे हों। अच्छा। हाँ, देखिए, मिलावट ना होना या एक जैसा दिखना ये आम भाषा में चलता है, पर साइंस में जैसे पानी है H2O, तो उसमें सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे। लोहा है तो सिर्फ लोहे के एटम। केमिकल पहचान सेम होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ दिखने में शुद्ध लगना काफी नहीं है। हाँ, कण एक जैसे होने चाहिए रासायनिक रूप से। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल, इनमें से कौन एक मिश्रण है? ऑप्शन है नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, चीनी, दूध या शुद्ध पानी। यहाँ जवाब है सी, दूध। दूध? हाँ, वो तो इतना एक जैसा लगता है। हाँ, लगता है, पर असल में वो पानी, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज और भी कई चीज़ों का मिक्सचर है। जबकि नमक, पानी, चीनी ये यौगिक हैं, शुद्ध पदार्थ। तो दूध जो इतना आम है वो असल में एक मिश्रण है। कमाल है। अच्छा, जब मिश्रण की बात हो रही है तो इनके टाइप भी होते होंगे। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, इसकी क्या पहचान है? क्या इसके हिस्से अलग-अलग दिखते हैं, या बनावट ऊपर नीचे अलग होती है, या फिर हर जगह बनावट बिल्कुल एक जैसी? समांगी मिश्रण की यही पहचान है। उसकी बनावट हर जगह बिल्कुल एक जैसी होती है, जैसे पानी में नमक घोल दें या चीनी। हाँ, बिल्कुल घुल जाए तो। हाँ, अच्छी तरह घुलने पर आप देखकर बता नहीं सकते कि नमक कहाँ है, पानी कहाँ। वो यूनिफॉर्म हो जाता है। कण इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं। समझ गए। और इसका उल्टा, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस, उसका उदाहरण क्या होगा? पानी में नमक, पानी में चीनी, हवा, या फिर नमक और लोहे की छीलन का मिक्सचर? यहाँ सही है, नमक और लोहे की छीलन। इसमें आप साफ साफ नमक के कण और लोहे के कण अलग देख सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक चम्मच उठाएं तो कहीं लोहा ज्यादा होगा, कहीं नमक। बनावट एक जैसी नहीं होती। हवा वैसे तो गैसों का मिश्रण है, पर आम तौर पर समांगी मानते हैं। हाँ, जब तक उसमें धूल या धुआं ना हो। बिल्कुल, तब वो विषमांगी हो जाती है। सही। अच्छा, अब आते हैं विलयन पर, सॉल्यूशन। सवाल 5 है, विलयन के बारे में क्या सच है? टर्न दिखते हैं, लाइट को फैलाता है, कण नीचे बैठ जाते हैं, या फिर यह एक समांगी मिश्रण है जिसके कण बहुत बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम? सच है डी, विलयन एक समांगी मिश्रण है और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें घुले पदार्थ के कण मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, कि दिखते ही नहीं। अच्छा। और इसी वजह से वो ना तो नीचे बैठते हैं जैसे चॉक पाउडर बैठ जाता है, ना ही वो लाइट का रास्ता दिखाते हैं जिसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये कणों का साइज है जो इसे अलग बनाता है निलंबन और कोलाइड से। हाँ, बिल्कुल। विलयन स्टेबल होते हैं, स्थायी। कण अपने आप अलग नहीं होते। चलिए एक खास विलयन का उदाहरण लेते हैं, टिंचर आयोडीन। सवाल 6 है, इसमें विलेय मतलब सल्यूट और विलायक मतलब सॉल्वेंट क्या हैं? टिंचर आयोडीन वो एंटीसेप्टिक जो चोट पर लगाते हैं। उसमें ठोस आयोडीन को अल्कोहल में घोला जाता है। अच्छा, अल्कोहल में? हाँ, आमतौर पर इथेनॉल में। तो आयोडीन हुआ विलेय, सल्यूट, और अल्कोहल हुआ विलायक। तो जवाब बी सही है। विलायक अक्सर ज्यादा मात्रा में होता है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है।
और विलयन से ही जुड़ा एक और जरूरी सवाल है, सवाल 7। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन का मतलब है कि किसी खास तापमान पर उस विलायक में, जैसे पानी में, विलेय की, जैसे चीनी की, जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा घुल सकती थी वो घुल चुकी है, अब और नहीं घुलेगी। मतलब अब और डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी, घुलेगी नहीं। तो सही जवाब है बी, वो विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर और विलेय न घोला जा सके। और आपने कहा निश्चित तापमान, मतलब तापमान बदला तो घुलने की क्षमता, वो सॉल्युबिलिटी, वो भी बदल जाएगी। बिल्कुल, ज्यादातर ठोस चीजों के लिए यही होता है। जैसे गर्म पानी में ज्यादा चीनी घुलती है, ठंडे पानी में कम। हाँ, ये तो चाशनी बनाते हुए देखा है। हाँ, तापमान बढ़ाने पर विलायक के अणु ज्यादा हिलते डुलते हैं, तो वो ज्यादा विलेय कणों को जगह दे पाते हैं। सही। अच्छा, इस राउंड का आखिरी सवाल, सवाल 18। इनमें से किसे हम शुद्ध पदार्थ मानेंगे? दूध, हवा, लोहा या मिट्टी? हमने पहले बात की थी, शुद्ध पदार्थ मतलब जिसके कण रासायनिक रूप से एक जैसे हों। दूध, हवा, मिट्टी, ये सब तो मिश्रण है। हाँ, इनमें कई चीजें मिली होती हैं। बिल्कुल। लोहा यानी आयरन, Fe, ये एक तत्व है, और सारे तत्व परिभाषा से ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो जवाब है सी, लोहा। बहुत बढ़िया। तो पदार्थों का वर्गीकरण, मिश्रण, विलयन, ये सब क्लियर हुआ। अब थोड़ा उन मिश्रणों की बात करते हैं जो पूरी तरह घुलते नहीं। दूसरा दौर, निलंबन, कोलाइड और उनके गुण। सवाल 8, निलंबन मतलब सस्पेंशन, इसकी क्या पहचान है? निलंबन ये एक विषमांगी मिश्रण है। पहचान ये है कि इसमें विलेय के कण घुलते नहीं, बस तैरते रहते हैं, और कण इतने बड़े होते हैं कि आंखों से दिख जाते हैं। अच्छा। और अगर थोड़ी देर छोड़ दें तो ग्रेविटी की वजह से कण नीचे बैठ जाते हैं। तो सही जवाब है सी। जैसे पानी में रेत। हाँ, या कीचड़ वाला पानी, थोड़ी देर में सब नीचे। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण। अगला सवाल, सवाल 9, एक बड़े मजेदार इफेक्ट पर है, टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट, ये क्या है और कहाँ दिखता है? टिंडल प्रभाव तब दिखता है जब लाइट की कोई बीम किसी मिश्रण से गुजरती है और उसके अंदर के कण उस लाइट को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। इससे लाइट का रास्ता दिखने लगता है। ओह, और ये प्रभाव कोलाइडल विलयन में देखा जाता है। तो सही जवाब बी है। अरे वाह। जैसे कभी सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर की लाइट दिखती है, हवा में धूल के कणों की वजह से, या जंगल में पेड़ों के बीच से आती धूप की किरणें। एकदम सही। यही है टिंडल प्रभाव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलाइड के कण विलयन के कणों से तो बड़े होते हैं, पर निलंबन के कणों जितने बड़े नहीं होते। मतलब साइज में बीच के। हाँ, लगभग 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच। ये कण लाइट को बिखेरने जितने बड़े तो हैं, पर इतने हल्के हैं कि नीचे नहीं बैठते, तैरते रहते हैं। ये कोलाइड को पहचानने का अच्छा तरीका है, क्योंकि असली विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। तो सारा खेल कणों के आकार का है। विलयन सबसे छोटे, कोलॉइड बीच वाले, निलंबन सबसे बड़े। अच्छा, सवाल 10 इसी से जुड़ा है। स्रोत में एक तालिका है 2.1, उसके हिसाब से दूध किस तरह का कोलॉइड है, और इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? तालिका के हिसाब से दूध एक पायस है, इमल्शन। पायस। हाँ, पायस वो कोलाइड होता है जिसमें एक लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज दूसरे लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम में फैला होता है। दूध में फैट की छोटी छोटी बूंदें लिक्विड, पानी लिक्विड में फैली रहती हैं। तो सही जवाब सी है। देखा, पहले हमने कहा दूध मिश्रण है, फिर पता चला वो कोलॉइड है, और अब पता चला वो कोलॉइड में भी पायस है। कितना स्पेसिफिक होता जा रहा है ये। हाँ, और यही क्लासिफिकेशन हमें चीजों के गुण समझने में मदद करता है। दूध का पायस होना ही उसे उसका खास टेक्सचर और गुण देता है। चलिए, अब टॉपिक बदलते हैं, पदार्थों में होने वाले बदलावों को समझते हैं। तीसरा दौर, भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज। सवाल 11, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, अलमारी में जंग लगना, पानी का उबलकर भाप बनना, या खाना पचना? यहाँ सही जवाब है सी, पानी का उबलकर भाप बनना। क्यों? क्योंकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, पर उसकी केमिकल पहचान नहीं बदलती। पानी बर्फ हो, पानी हो या भाप, है तो H2O ही। अच्छा, और बाकी मोमबत्ती जलना, जंग लगना, खाना पचना, ये रासायनिक क्यों है? क्योंकि इन सब में नए पदार्थ बन रहे हैं। मोमबत्ती जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है,
जंग लगने से आयरन ऑक्साइड बनता है। खाना पचने पर बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे और अलग मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। सब में केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गया। हाँ, मुझे याद है, एक बार चीनी पिघला रही थी, सोचा भौतिक परिवर्तन है, पर ध्यान हटा और वो जलकर काली हो गई, गंध भी आई। वो पक्का रासायनिक था। बिल्कुल, रंग बदलना, गंध आना, गैस निकलना, तापमान में बदलाव, ये सब अक्सर केमिकल चेंज के साइन होते हैं। तो सवाल 12 इसी से जुड़ा है। रासायनिक परिवर्तन का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? इसे केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। बनावट बदल जाती है, इससे बिल्कुल नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं, और ये बदलाव आसानी से उल्टाए नहीं जा सकते। हाँ, जैसे जली हुई चीनी से वापस सफेद चीनी बनाना मुश्किल है। नामुमकिन जैसा। तो ये समझना जरूरी है, हमारे आसपास लगातार फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहे हैं। बर्फ पिघलना, कागज जलना, दूध से दही जमना, इन्हें पहचानना साइंस की समझ को गहरा करता है। बिल्कुल। अब चलते हैं आखिरी दौर पर, तत्व, यौगिक और उनके गुण, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। सवाल 13, तत्व, एलिमेंट, इसकी परिभाषा क्या है? तत्व को पदार्थ का सबसे बेसिक रूप मानते हैं, जिसे किसी भी केमिकल तरीके से और ज्यादा सरल चीजों में तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब सबसे सिंपल। हाँ, जैसे लोहा है तो उसे किसी केमिकल रिएक्शन से आप सोना या ऑक्सीजन नहीं बना सकते, लोहा लोहा ही रहेगा। अब तक करीब 118 तत्व पता हैं, तो सही जवाब है बी। गुणों पर है। पूछा है कौन सा गुण आमतौर पर धातुओं का नहीं है। ऑप्शन है चमक होती है, ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं, तन्य होते हैं मतलब तार खींच सकते हैं, या आघात वर्धनीय होते हैं, पीट कर चादर बना सकते हैं। धातुओं का गुण नहीं है बी, कि वे ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं। ये गलत है। धातुएं तो बहुत अच्छी सुचालक कंडक्टर होती हैं। हाँ, तभी तो तार और बर्तन धातुओं के होते। बिल्कुल। चमक, तन्यता, डक्टिलिटी, आघात वर्धनीयता, मैलेबिलिटी, ये सब धातुओं के आम गुण हैं। तो कुचालक होना किसका गुण है? अधातुओं का, नॉन मेटल्स। हाँ, ज्यादातर अधातुएं, लकड़ी, प्लास्टिक, सल्फर, ऑक्सीजन, ये कुचालक होती हैं। हालांकि अपवाद भी हैं, जैसे ग्रेफाइट जो कार्बन का रूप है, वो बिजली का सुचालक है। अगला सवाल थोड़ा जनरल नॉलेज जैसा है, पर है केमिस्ट्री का ही। सवाल 15, ऐसे कौन से दो तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर, मतलब लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होते हैं? ये एक क्लासिक सवाल है। वो दो तत्व हैं पारा, मर्क्यूरी, Hg, और ब्रोमीन, Br। तो सही जवाब सी है। सच में, पारा तो धातु है थर्मोमीटर वाला, और ब्रोमीन अधातु, और दोनों लिक्विड। हाँ, कमरे के तापमान पर। और दो धातुएं और हैं, गैलियम और सीजियम, जिनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, कमरे के तापमान से बस थोड़ा ही ज्यादा है, करीब 30 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब अगर आप उन्हें हथेली पर रखें तो शरीर की गर्मी से ही पिघल जाएंगे। अरे वाह, हथेली पर पिघलने वाली धातु, कमाल है। अच्छा, अब यौगिक, कंपाउंड पर आते हैं। सवाल 16, यौगिक क्या है? यौगिक तब बनता है जब दो या ज्यादा अलग-अलग तत्व केमिकली एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाकर। जैसे पानी, H2O, हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम इसी 2.1 के अनुपात में जुड़ते हैं। तो सही जवाब बी है। और जब यौगिक बनता है तो क्या होता है? सवाल 17, मिश्रण और यौगिक के गुणों में एक बड़े जरूरी फर्क पर है। स्रोत की तालिका 2.2 के हिसाब से ये मुख्य फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यही है जवाब, कि मिश्रण में जो चीजें मिली हैं वो अपने अपने गुण बनाए रखती हैं, लेकिन यौगिक बनने पर जो नई चीज बनती है उसके गुणों से बनाने वाले तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा, बिल्कुल अलग, मतलब जैसे? हाँ, जरूर। मान लीजिए हमने लोहे का बुरादा और सल्फर पाउडर मिलाया। ये मिश्रण है, इसमें आप लोहे को चुंबक से खींच सकते हैं, है ना? लोहे का गुण, सल्फर पीला दिखेगा, सल्फर का गुण। ठीक। लेकिन अगर हम इसे तेज गर्म करें तो केमिकल रिएक्शन होता है और आयरन सल्फाइड FeS बनता है, एक यौगिक। अब ये आयरन सल्फाइड न तो चुंबक से चिपकता है, न ही पीला होता है। ये एक बिल्कुल नई चीज है जिसके गुण लोहे और सल्फर दोनों से अलग हैं। केमिकल बॉन्ड ने सब बदल दिया। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। मिश्रण बस साथ रहते हैं, यौगिक मिलकर कुछ नया बन जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा हिसाब किताब। सवाल 19, एक विलयन है, 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम नमक घुला है। इसकी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, मास परसेंटेज में कितनी होगी? ठीक है, इसे करते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला है विलेय का मास बटा विलेय का मास प्लस विलायक का मास गुणा 100। ओके। यहाँ विलेय नमक है 40 ग्राम, विलायक पानी है 320 ग्राम,
तो विलियन का कुल मास हुआ 40 + 320 मतलब 360 ग्राम। ठीक है, 360 ग्राम। तो अब फॉर्मूला में रखते हैं 40/360 गुणा 100। 40/360 ये हुआ 1/9। हाँ बिल्कुल 1/9 और 1/9 होता है लगभग 0.111। इसे 100 से गुणा करें तो आएगा 11.1%। तो सही जवाब है बी। बढ़िया, गणित भी हो गया। और अब आखिरी सवाल, सवाल 20। ये फिर से तापमान और घुलनशीलता सॉल्युबिलिटी पर है। स्रोत में दिए आंकड़ों के हिसाब से अगर तापमान बढ़ाएं तो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होता है? तालिका देखने पर साफ पता चलता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पानी में पोटेशियम नाइट्रेट घोलने की क्षमता मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा, बहुत तेजी से? हाँ, कम तापमान पर थोड़ा ही घुलता है पर ज्यादा तापमान पर बहुत ज्यादा घुल जाता है। तो सही जवाब है सी, विलेयता काफी बढ़ जाती है। ये फिर से हमारी संतृप्त विलयन वाली बात से जुड़ गया। तापमान बदलने से सैचुरेशन लेवल बदल जाता है। बिल्कुल। और अगर बड़ी पिक्चर देखें तो ये दिखाता है कि विलयन बनाते समय तापमान कितना जरूरी फैक्टर है। ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि ज्यादातर ठोस चीजों की सॉल्युबिलिटी तापमान बढ़ने से बढ़ती है पर गैसों की घटती है। ओह, गैसों की घटती है। हाँ, जैसे पानी में ऑक्सीजन या कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए गर्म सोडा जल्दी फ्लैट हो जाता है, उसकी गैस निकल जाती है। क्या बात है। तो ये थी हमारी आज की क्विज वाली चर्चा। हमने केमिस्ट्री की कुछ बहुत बेसिक पर जरूरी चीजें समझी। हाँ, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, समांगी विषमांगी, फिर विलयन, कोलाइड, निलंबन और फिजिकल और केमिकल बदलावों का फर्क, तत्व और यौगिक क्या है, ये सब। और कुछ मजेदार फैक्ट्स भी थे। कमरे के तापमान पर तरल पारा और ब्रोमीन, टिंडल प्रभाव। बिल्कुल, ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें अपने आसपास की चीजों को, हवा, पानी, खाना, दवाएं, कपड़े, इन सबको एक साइंटिफिक नजरिए से देखने और समझने में मदद करती हैं। इससे हम ज्यादा जागरूक बनते हैं। सही कहा। तो इस चर्चा को समेटते हुए श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ें। हाँ, क्यों नहीं। अगली बार जब आप अपने किचन में हो तो जरा चीजों को इस नजर से देखिए। सोचिए, नमक क्या है? चीनी, सिरका, बेकिंग सोडा, स्टील का बर्तन। कौन शुद्ध पदार्थ है, कौन मिश्रण, कौन यौगिक? क्या इन्हें अलग करने का कोई फिजिकल तरीका सोच सकते हैं? ये सोचने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। हाँ, अपने ज्ञान को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ने का। बेहतरीन। इसी विचार के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।